बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबको आज अपने पॉडकास्ट ऑन फेसबुक पे वेलकम करता हूँ। इसका टाइटल है पाकिस्तान कॉलिंग, यानी पाकिस्तान आपको आवाज़ दे रहा है। ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है उन पीएचडीज के लिए, रिसर्चर्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए, जो दुनिया भर में एज अ डायस्पोरा अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ, हुकूमत के साथ, वहाँ की हुकूमतों के साथ और अपनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, फिर कमर्शलाइज कर रहे हैं, पेटेंटिंग वाला कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा पाकिस्तान का असासा है कि हजारों की तादाद में हमारे इंजीनियर पाकिस्तान से बाहर हैं। अब हम किस तरह से उनको टैप इन करें, उनको पाकिस्तान के बारे में बताएं, उन जानते हमसे ज्यादा है वो, लेकिन किस तरह से उन्हें इंगेज किया जाए कि वो पाकिस्तान की कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ और एकेडमी के साथ मिलकर काम करें। तो ये एक पहली काबिश है कि उन लोगों को इंटरव्यू करना, उनका तारुफ कराना यहाँ पे पाकिस्तान की इंडस्ट्रिया से, एकेडमी से, और फिर इसको आगे लेके चलना। हम हर एरिया में जाएंगे इंशाल्लाह। और आज हमारी खुशखबरी है कि हमारे साथ जो एक खातून है, वो लड़की है माशाल्लाह, बेटियों की तरह हमारी। वो खातून जो है फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है। मजे की बात यह है कि एमएससी क्या है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से। अब स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी से वो अपना स्कूल ऑफ बिजनेस से अपना पीएचडी कर रही हैं, आखिरी साल है उनका। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि लेक्चरर हैं स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज में। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के लोगों को पढ़ा रही हैं, तो बहुत कुछ पढ़ा भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे इनके अपने बारे में, फिर इनकी तालीम के बारे में, इंस्पिरेशंस के बारे में, फिर कैसे ये पीएचडी में आई, फिर रिसर्च में आई और आजकल अब क्या कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले मैं खुश आमदीद करूंगा डॉक्टर अमीना महमूद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। बड़ी प्रिविलेज की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए कि उनकी बेटियां अब बाहर जाके पीएचडी कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं और एक ऐसे शोबे में कर रही हैं जिसकी हमको बेहद जरूरत है। और मजे की बात यह कि आपका जो शोबा भी जो है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, वो सर्कुलर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऊपर है। तो वो तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि इसमें आप कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए एग्रीकल्चर पे काम किया जाए। लेकिन हम पहले शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर अर्ली डेज एज अ चाइल्ड। कितने भाई बहन, पढ़ाई लिखाई, वालिद साहब, आपकी वालदा, क्या बैकग्राउंड, ताकि इससे पता चले कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई। जी मेरा नाम आमिना महमूद है। मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड यूके में। यहाँ पे कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट में स्कूल में। मेरा मेरा बैकग्राउंड, मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक है मेरा। हम 6 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 2 भाई। मेरे पापा का बिजनेस था, लेकिन क्राइसिस में कुछ इस तरह आए कि उन्हें फिर जॉब करना पड़ी। लेकिन और मेरी अम्मी एक टीचर थी। मेरी अम्मी टीचर थी और एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की टीचर थी। तो उनकी एक बड़ी मशहूर सेइंग होती थी कि बच्चे को खिलाओ सोने का नवाला, लेकिन देखो शेर की आंख से। तो वो वाकई शेर की आंख से देखती थी। तो एक तो मैं मिडिल चाइल्ड थी, दूसरा मेरी अम्मी की आंख बड़ी शेर की थी। तो उसकी वजह से मैं एक क्वाइट बच्ची थी और शरारती भी ज्यादा नहीं थे, बल्कि हम बहन भाई बिल्कुल ज्यादा शरारती नहीं थे। क्योंकि इसका क्रेडिट सारा मेरी अम्मी को जाता है। मेरी अम्मी स्ट्रिक्ट थी। दूसरी तरफ हमारे पापा के साथ ताल्लुक, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी हमारी अपने पापा के साथ। हम्म। बल्कि सारी फ्रेंडशिप भी पापा के साथ थी, शेयरिंग भी पापा के साथ थी। हम थोड़े अम्मी के साथ हमारा थोड़ा डिस्टेंस होता था, पापा के साथ उतनी हम क्लोज होते थे। लेकिन बदकिस्मती से पापा 2011 में हमें छोड़ के अपने आखिरी सफ़र की तरफ रवाना हो गए। लेकिन आपको पता है कि जब 4 बेटियाँ हों माशरे में, हमारे पाकिस्तान जैसे माशरे में, तो लोग अफ़सोस करते हैं। सबसे पहले आपको बड़े अफ़सोस की बात है, आपकी 4 बेटियाँ हैं, आप इन्हें ज़्यादा पढ़ाएँ ना, जल्दी इनकी शादियाँ करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी बेटियाँ नहीं हैं, ये मेरे बेटे हैं। तो फिर यूँ हुआ कि उनके जाने के बाद हम उनके बेटे बन गए। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा मुझे बताइए अपने स्कूलिंग के बारे में। पढ़ाई आपने कैसे की? और उस पढ़ाई में हमेशा कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। पहले तो आपकी अपनी वालदा माशाल्लाह, आप बता रही थी कि जिस तरह से वो आप लोगों को पढ़ाया करती थी, कि सहन में बिठा के पूरे पूरे आपसे घंटों वो अपने जो सब्जेक्ट्स उसको रिपीट करवाती थी, बिल्कुल हाफिज जी। कुरान की तरह वैसे हिफ्ज करवाती थी कि भाई पढ़ो और समझो उसको।
आपके। जी। लेकिन और कौन से ऐसी टीचर्स थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिनकी आप जिक्र करना चाहेंगे आज? बिकॉज अच्छी बात है कि आपने अपने टीचर्स को याद करें, उनको रिकग्नाइज करें। जी, बिल्कुल। पहले टीचर तो मेरी अम्मी थी, क्योंकि मैट्रिक तक हमें हमारी अम्मी ने ही पढ़ाया, और मेरी अम्मी, जैसा मैंने बताया कि वो एक सिर्फ़ स्कूल में स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थी, वो एक सख्त माँ भी थी, और घर पे जब हमारा पढ़ाई का टाइम होता था तब भी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। तो वो किचन में भी जब काम कर रही होती थी, तो हम बाहर बैठे अपने, जब ऊँची आवाज़ में हम पढ़ रहे होते थे, तो वहीं से हमें डाँट पड़ती थी, ये वर्ड सही नहीं पढ़ा, इसका मीनिंग ये क्या है? इस तरह वो हमें उन्होंने टीचिंग की, बिल्कुल मैट्रिक तक। लेकिन मैं वाक़ई समझती हूँ कि टीचर्स का बहुत अहम किरदार होता है किसी भी स्टूडेंट कह लें, इंडिविजुअल की ज़िंदगी पे। मेरे 3 टीचर हैं जो जिनको मैं समझती हूँ, जिनका बड़ा अहम रोल रहा मेरी ज़िंदगी में। हम्म। पहली मेरी टीचर थी 9th-10th ग्रेड की, मिस शहनाज़ कौसर। वो साइंस की सबसे फ़ेमस और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी हमारे स्कूल की। तो उनके साथ मेरी एक बड़ी स्टोरी जुड़ी है, जो उन्हें भी नहीं, मेरा ख़्याल है, पता आज तक, तो मैं आज ही रिवील कर रही हूँ। ये हुआ कि जब 8th क्लास से 9th क्लास में जाना था, हमने चूज़ करना था साइंस सब्जेक्ट रखना है या आर्ट्स सब्जेक्ट रखना। मेरी अम्मी क्योंकि साइंस की टीचर थी और साइंस ही की स्टूडेंट रही थी वो हमेशा, तो हमेशा हम साइंस की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान था। 9th क्लास में साइंस रख ली, लेकिन जब मैं पहले दिन पहली क्लास में गई, तो हमारी टीचर जो मिस शहनाज़ कौसर थीं, वो एक तो डाँटती सख्त भी वो थी, दूसरा डाँटती भी बहुत ज़्यादा थीं। तो उन्होंने उसी दिन किसी बच्ची को डाँटते हुए कहा कि मैं तुम्हारी जान निकाल दूँगी। उनका ये डायलॉग होता था, जब वो डाँटती थीं। तो उन्हें नहीं पता था, कुछ बच्चे थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर उन्हें लगे इन्होंने कह दिया तो ये जान निकाल भी देंगी। मैं घर आई, मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने ना तो इस क्लास में बैठना है, ना मैंने साइंस पढ़नी है। तो फिर इस तरह मेरा 9th क्लास आर्ट्स के साथ मैंने पढ़ी। आर्ट्स के साथ पढ़ी, अपना पोज़ीशन ली, लेकिन मैंने अम्मी को आके कहा 9th क्लास के बाद कि ये मुझे समझ नहीं आती, मुझसे नहीं ये पढ़ा जा रहा। तो अम्मी ने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें 9th क्लास रिपीट करवा दूँ साइंस के साथ, तो तुम कर लोगी? मैंने कहा, हाँ जी, मैं कर लूँगी। तो फिर अम्मी टीचर्स के पास गईं, अम्मी ने उन्हें कहा कि इस तरह आप ऐसा करें कि इसको 9th क्लास में ही रहने दें, मैं इसे साइंस रखवाना चाहती हूँ। तो टीचर्स बड़ी पहले हैरान हुई, मुझे आज भी याद है कि स्टाफ रूम की सारी टीचर वहाँ पे थी मेरी अम्मी के इर्द-गिर्द, और वो अम्मी को कन्विंस कर रही थी कि आप कैसी माँ हैं? लोग हमारे पास आते हैं जिनके बच्चे फेल होते हैं, वो इन्हें कहते हैं कि आप इन्हें पास कर दें, और आप अपनी पासशुदा और पोज़ीशन होल्डर बच्ची को कह रही हैं फेल करके 9th क्लास में दोबारा कर दें। तो वो अम्मी नहीं कन्विंस हुई उनसे, तो वो अम्मी को हेडमिस्ट्रेस के पास ले गईं। तो मेरी अम्मी खुद डिबेटर थी और अपनी क्लास के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। तो मेरी अम्मी ने फिर हमारी हेडमिस्ट्रेस से बात की और उन्हें कहा कि मैं फर्स्ट ग्रेड से 10th ग्रेड तक एक स्कॉलरशिप होल्डर थी, डिबेट कॉम्पिटिशन में, हर कॉम्पिटिशन में जहाँ मैं गई फर्स्ट रही, फर्स्ट पोज़ीशन ली मैंने। लेकिन जब हम कॉलेज में गए, तो मैं थोड़ा कॉलेज की अदर एक्टिविटीज़ के अंदर हम इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये हुआ कि मैं थोड़ा डर गई जब हमने अपना भेजा, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के कंबाइन पेपर हुआ करते थे, एग्ज़ाम्स हुआ करते थे उस वक़्त। जब हम मैंने भेजा अपना एडमिशन, तो मैंने आर्ट्स के साथ भेज दिया, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया नहीं किया। मैं ऐसी नहीं थी कि मैं फ़ेल हो जाती। हाँ, ये पॉसिबल था कि मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन ना होता, कहीं और हो जाता। लेकिन मैंने वो साल ज़ाया नहीं किया, मैं रिपीट भी कर सकती थी, तो आज मैं कहीं नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि वो हिस्ट्री मेरी बेटी के साथ रिपीट हो, तो इसलिए आप इसे साइंस में कर दें। तो इस तरह मैंने फिर 9th क्लास दोबारा साइंस के साथ की। तो एक तो मिस शनाज़ कौसर थी, दूसरी मेरी मिस आबिदा थी। जब 9th क्लास मैंने पास कर ली साइंस के साथ, मेरी जो आर्ट्स की टीचर थी, वो भी बहुत मेरे पास आके पूछा करती थी, मुझसे हैरान भी होती थी कि तुम किस तरह साइंस पढ़ लेती हो? क्योंकि एक साइंस का बच्चा तो आर्ट्स पढ़ सकता है, लेकिन एक आर्ट्स के बच्चे के लिए साइंस पढ़ना ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा चैलेंजिंग राइट। होता है। राइट। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये डिफरेंट है, क्योंकि मेरा ज़हन ही साइंस की तरफ था। तो जब 10th ग्रेड में गए, हमारे स्कूल में साइंस क्विज़ और जनरल क्विज़ कॉम्पिटिशन हुआ करते थे। तो उसमें जनरल क्विज़ कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें ये होता था कि आपको पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, 9th-10th क्लास की।
तो हमारी ट्रेनिंग में साहबना ने बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत मेहनत के साथ हमें उसकी तैयारी करवाई, और हमारी ट्रेनिंग वो इस तरह करती थी कि सारे हमारे स्कूल के जो 9th-10th क्लास के सेक्शन होते थे उन्हें बुला लिया करती थी, और वो जीएफ तक सेक्शन होते थे, और हर क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट होते थे। और फिर हमें स्टेज पे खड़ा करती थी, और फिर जो जिसका जो क्वेश्चन वो पूछे पाकिस्तान स्टडी से, इस्लामिक स्टडी से, तो हमसे पूछा करते थे और उसके हमने जवाब देने होते थे। हमारी इतनी सख्त किस्म की ट्रेनिंग उन्होंने करवाई, और बहुत डेडिकेशन से, और उन्होंने मुझे एक्चुअली मेहनत करना सिखाई। वंडरफुल। और और इसी तरह मैं जब मैट्रिक के बाद एफएससी में आई, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे मेरी हर हर पॉइंट पे जो जो टीचर मिले उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हम पे, और बहुत हमें सिखाया। जो हम्म। एफएससी के टीचर थे डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, उन्होंने हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई। वो इस तरह के हमें क्वेश्चंस दिया करते थे कि अगर हम बुक भी ओपन कर लेते तो हमें समझ नहीं आता था इसका यह कहाँ से उन्होंने दिया है और उसका जवाब किस तरह लिखना है। इस तरह उन्होंने हमारी 2 साल बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन के साथ हमें मेहनत करवाई। इतनी हम बस उस टाइम पे 2 साल हमें किसी रिश्तेदार का नहीं पता होता था, किसी फंक्शन में हम नहीं जाते थे। अगर कभी उनसे हमने इजाज़त माँगनी कि हमने कहीं जाना है, तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, सारी केमिस्ट्री का टेस्ट तैयार करो। तो वो सारी कंसंट्रेशन हमेशा पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई की तरफ, और फिर उन्होंने जो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, ये सारी ट्रेनिंग उन्होंने हमें दी। माशाल्लाह, व्हाट अ प्लेजर टू नो अबाउट मिस शहनाज कौसर, मिस आबिदा, फिर मिस्टर ज़ियाउर रहमान। इन तीनों को हमारी तरफ से बिग सल्यूट एंड ट्रिब्यूट, जो उन्होंने इतनी मेहनत की आपके ऊपर, और भी जो उन बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। एंड आई विश वी हैव अ प्रोग्राम जहाँ पे हम आज के आगे चल के इंशाल्लाह टीचर्स के लिए खाली प्रोग्राम करें कि स्टूडेंट अपने टीचर्स नॉमिनेट करें और उनको हम पे दुनिया से मुतारिफ कराएं इंशाल्लाह। दैट्स अ वेरी एक्सेलेंट जेस्चर। आपने इन सबको याद किया। अच्छा, अब ये माशाल्लाह आपका हो गया जनाब इंटरमीडिएट, और अब आप जा रही थी डॉक्टर बनने। फिर ये क्या हुआ है, ये कहाँ खेती बाड़ी में कहाँ चली गई आप? वो भी इस तरह, क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल थी, मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी। वो डॉक्टर नहीं बनी थी, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश मेरे अंदर देखी जब हम्म। पढ़ना शुरू किया। और जो मेरे एफएससी के टीचर थे डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन वो कुछ परसेंटेज से रह गई। लेकिन उससे मैं डिसहार्ट बहुत ज़्यादा थी कि मैं, क्योंकि बस यही था डॉक्टर ही, और कुछ सोचा ही नहीं था, प्लान बी कभी था ही नहीं। तो फिर और पेरेंट्स की प्रेफ़रेंस थी कि फैसलाबाद में ही आगे कंटिन्यू की जाए स्टडी। तो फैसलाबाद में 2 फ़ेमस यूनिवर्सिटी थी, जीसी यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोनों में ही फ़ॉर्म जमा करवाए। तो एग्रीकल्चर की लिस्ट पहले लग गई, और फिर इसमें पहली लिस्ट में पहला नाम आ गया, तो मैंने उसमें ही एडमिशन ले लिया। माशाल्लाह। और मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है, तो ये मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास में जाके खुद पता चला था सही। कि मैंने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है। हम्म। तो फिर कैसी रही पढ़ाई वहां पे? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आप फिर जॉब पे आई, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका पढ़ाई वो से भी जॉब तक? वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 4 साल की बीएससी थी, फिर 2 साल का मास्टर्स। एफएससी से जैसे ही आप निकलते हैं, 6 साल उसी यूनिवर्सिटी में गुज़ारना, और फिर जैसे ही मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया, तो मेरी जॉब हो गई एज़ अ रिसर्च फेलो। 1 ईयर की जॉब थी, राइट। 1 साल का प्रोजेक्ट था। ये कहाँ पे थी आपकी? फैसलाबाद में ही थी ये जॉब, यूनिवर्सिटी का ही प्रोजेक्ट था, एक 1 ईयर का। तो वहाँ पे मेरी जॉब हुई, वहाँ पे हम 3 क्लास फेलोज़ की जॉब हुई, 2 लड़के थे मेरे साथ और 1 मैं थी। वहाँ पे हमें डेटा भी खुद ही कलेक्ट करना था फील्ड में, फिर और रिपोर्ट लिखनी थी। तो वहाँ पे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं पहली दफ़ा फील्ड में गई, पहली दफ़ा लोगों से मिली, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को ऑब्ज़र्व किया, लोगों से मिलके बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने का, और फिर क्वेश्चनेयर अपना फिल करते थे हम। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उनसे। आपको एक आपके और उनके दरमियान में एक वो कायम करना पड़ता है कि जहाँ पे दोनों कंफर्टेबल हों बात करने में। तो उसमें वो सारी पहले बातचीत, उनकी सारे घर की हालात कैसे हैं, इस तरह फिर उसके बाद हम क्वेश्चन्स पूछते थे। तो इस तरह मुझे उनकी मसले मसाइल सुनने सुनने का पहली दफ़ा मौका मिला फ़ील्ड में जाके। तो फिर उसके बाद मैंने जब वो जॉब ख़त्म की है 31 जुलाई को 2011, और 5 सितंबर 2011 में मेरी जॉब होगी इस्लामाबाद में
इनोवेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में, जिसे आईडीएस कहते हैं। आईडीएस एक लीडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसल्टेंसी है पाकिस्तान की। ये कंपनी एनालिटिकल और पॉलिसी सपोर्ट सर्विसेज फ्राहम करती है। आईडीएस का एक जॉइंट वेंचर था, उसके पाकिस्तान स्ट्रेटजी सपोर्ट प्रोग्राम, इसके चार मेजर स्टेक होल्डर्स थे। एक तो आईडीएस सेल्फ था, दूसरा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इंटरनेशनल एनजीओ थी, तीसरा यूएसएआईडी था और चौथा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान था। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद था कि आप एविडेंस बेस्ड आप पॉलिसीज फ्राहम करते हैं गवर्नमेंट को। एविडेंस में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी बेस पे रिसर्च करते हैं, फिर पॉलिसीज रिकमेंडेशन देते हैं, आप देते थे गवर्नमेंट को। तो इस प्रोजेक्ट में सीखने को बहुत ज़्यादा मिला मुझे। सारी मेरी जो एज अ रिसर्च जो मेरी ग्रोथ हुई है वो इसी जगह से हुई है। मैं वो ज़रूर नाम लेना चाहूँगी अपने चेयरमैन साहब का, डॉक्टर सुहेल जहांगीर माले, और अपनी मेरी इमीडिएट बॉस थी डॉक्टर हिना नाजली, और हमारे डेटा मैनेजर थे अरशद खुर्शीद साहब। उन्होंने हमें बहुत सिखाया, हम रिसर्च के हर स्टेप के अंदर इन्वॉल्व रहे। और स्पेशली जो अरशद साहब थे, वो हमें सॉफ्टवेयर सिखाया करते थे, और उनकी क्लास स्टार्ट होती थी 5 बजे के बाद। पहले 9 to 5 जॉब और फिर 5 बजे के बाद उनकी क्लास। तो वो तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होता था, क्योंकि आप सारे दिन के थके हुए और फिर आप थोड़ी सी खाने की ब्रेक और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब पता चला कि उनकी मेहनत ने मुझे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाई रिसर्च के अंदर, क्योंकि हम सोशल साइंटिस्ट हैं तो हमने एनालिसिस करने होते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए जिसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है, आपकी अपनी कमांड होनी चाहिए। तो ये सारी ट्रेनिंग मेरी वहां से हुई। अजय साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, इसके लिए आपने डॉक्टर साहब बताया था कि इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको पाकिस्तान में ट्रेवल करना पड़ा, और जो आपने 3 एरियाज देखे इकोनॉमिक्स के, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के, एक आपने देखा रूरल एरिया, फिर आपने एक देखा पेरी अर्बन एरिया, और फिर आपने एक देखा अर्बन एरिया। तो इन तीनों जो एरियाज में आपकी रिसर्च थी और आपकी लर्निंग क्या थी, शुरू करते हैं अर्बन एरिया से। अच्छा, ये पीएसपी पाकिस्तान स्ट्रेटजी सपोर्ट प्रोग्राम 4 साल का प्रोग्राम, एक 4 साल का प्रोग्राम था। इसके बहुत सारे कुछ कंपोनेंट थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डेटा कलेक्शन का था। ये रूरल हाउस होल्ड पैनल सर्वे था, जो कि 19 क्या? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में करवाया गया था, एक्सेप्ट हम्म। बलोचिस्तान, तब सिक्योरिटी कंडीशंस की वजह से। तो इसमें ये सारा रूरल एरिया से रिलेटेड था, लेकिन जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया हुआ था उसमें अर्बन और पेरी अर्बन दोनों एरियाज थे। तो मुझे डेटा कलेक्ट करने के लिए जब मैं गई, तो क्योंकि एज अ रिसर्चर आप जाते हैं फील्ड में, तो आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं अर्बन एरिया में भी गई, मैं रूरल एरिया में भी गई, मैं पेरी अर्बन एरिया में भी गई। मैंने कुछ थोड़ी सी डिफरेंस देखी, क्योंकि हम सोचते हैं कि अर्बन एरियाज आर बेटर, वो बेहतर हैं, वहाँ पे एजुकेशन की सहूलियत हैं, वहाँ पे हेल्थ की बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं लाइफ की, वो बेटर है एज कम्पेयर टू हमारा रूरल एरिया। तो हम रूरल एरिया को फोकस करते हैं, और हमारा सारा प्रोग्राम भी रूरल एरिया के ऊपर था। लेकिन मैंने देखा कि रूरल एरियाज में प्रॉब्लम है, जो कि ठीक है, वहाँ पे उन उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। रूरल एरिया ऑलरेडी बेहतर कंडीशंस में है। लेकिन एक और एरिया है जो पेरी अर्बन एरिया है, जो कि ज़्यादा जिसकी ग्रोथ हो रही है अब, क्योंकि लोग रूरल एरिया से शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं, और वो एक बिल्कुल पूरा पेरी अर्बन एरिया डेवलप होता जा रहा है। तो वहां पे लोगों के मसले मसाइल रूरल से भी ज्यादा है और अर्बन से भी ज्यादा है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि रूरल एरिया में एक तो फार्मर्स हैं, और उनकी अपनी प्रेफरेंस होती है, उनके घरों में 1 साल की गंदम होती है। दूसरा, जो फार्मर नहीं होते वहां पे उनकी जमीनों पे काम करते हैं, वो भी ये करते हैं कि साल की अपनी जो उजरत होती है, जो उन्होंने काम करके पैसे लेने होते हैं, उसकी बजाय वो गंदम ले लेते हैं। इस तरह वो अपने अपने आप को साल के लिए फूड इंसिक्योर कर लेते हैं, फार्मर भी और जो नॉन फार्मर कम्युनिटी है वो भी। और अर्बन एरियाज में ये सहूलतें हैं। लेकिन जो पेरी अर्बन एरिया है, वहां पे ज्यादातर जो है लोग, वो है मजदूर तबका है, जिनकी मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर एक मजदूर को एक दिन की का काम ना मिले, एक दिन की दिहाड़ी उसकी ना हो,
तो वो और उसके बच्चे भूखे सोएंगे। उनकी पहली प्रेफरेंस खान रोटी होगी, रोटी के बाद आप तालीम या सेहत की तरफ जाएंगे। अगर वही बेसिक उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो वो और किसी भी तरफ मूव नहीं करेंगे। तो ये वाला वो एरिया है जो थोड़ा इग्नोर है और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि रूरल और अर्बन दोनों से ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। ये मैंने ऑब्जर्व किया आपने जब मैं वहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए गई थी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टंटिंग है, मैल न्यूट्रिशन है, जबकि हम एक एग्रीगेटेड इकोनॉमी है। तो दाल रोटी दूध दही तो सभी खा रहे हैं। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में कि मैल न्यूट्रिशन स्टंटिंग क्यों इतनी ज्यादा है पेरी अर्बन में और रूरल एरिया के अंदर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो तकरीबन जो हमारी आधे से ज़्यादा आधी जो आबादी है बच्चों की वो स्टंटेड है। स्टंटेड मीन बच्चों की हाइट उनकी एज से कम है और तकरीबन 11 से 15% जो आबादी है बच्चों में मुश्तमिल वो वेस्टेड है। वेस्टेड मीन उनका वेट जो है उनकी एज से कम है, वो कमज़ोर है फिज़िकली। तो रिसर्च हमें बताती है कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इन्फेंट एंड यंग फीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के ऊपर। एक तो ये कि ये स्टंटेड जो है वो जेनेटिक भी है। अगर हम उस फैक्टर को सेपरेट कर दें क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है। दूसरी साइड के ऊपर आए यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, तो हमें रिसर्च में यही बताती है कि इनका ये स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है। अगर ये प्रैक्टिसेस ठीक नहीं होंगी तो बच्चे स्टंटेड या वेस्टेड होंगे। लेकिन जब हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा हमारे पास फील्ड का आया और उसने भी यही हमें बताया कि लेकिन जब मैं रूरल एरिया में गई तो मैंने ऑब्जर्व किया और जब ये क्वेश्चन आता था फीमेल से पूछा जाता था तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे मदर फीड के ऊपर थे रूरल एरियाज में स्पेशली। तो मैंने खुद देखा भी और मैंने पूछा भी उनसे तो उन्होंने यही कहा कि सारे बच्चे मदर फीड पे हैं, 2 साल और उससे कम उम्र बच्चों की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली। और डेटा आया, डेटा ने भी हमें यही बताया कि तकरीबन सारे बच्चे मदर फीड पे हैं। तो फिर मुझे लगा कि प्रॉब्लम कुछ और है। मदर फीडिंग प्रैक्टिसेस तो वहाँ पे हैं, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम है। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो मदर की हेल्थ है, वो एक्चुअली कहीं पे प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपकी जो बच्चे की माँ है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन डी डेफ़िशिएंट होगी, तो बच्चे कभी भी बच्चे के अंदर वो वाली कमी मुंतकिल हो जाएगी। बच्चे कभी भी सेहतमंद नहीं होंगे अगर माँ न्यूट्रिएंट डेफ़िशिएंट होगी। एक तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनकी उनकी सेहत माँएँ ज़्यादातर कमज़ोर थीं। दूसरा मैंने देखा कि जो हमारा डाइट पैटर्न है, जो हम खाते हैं, हमारा पाकिस्तान में स्टेपल फूड है व्हीट और राइस, चावल और गंदम और हम सदियों से यही खा रहे हैं, हमारी डाइटिंग पैटर्न डिफरेंट नहीं है। तो एक वो रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से हम एक ही किस्म की ग़ज़ा रोज़ खा रहे हैं, हमारी डाइट बैलेंस नहीं है। हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट लेने हैं क्योंकि आपकी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक तो ये वजह हो सकती है जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन में आई और दूसरी ये हो सकती है कि हमारे जो कुकिंग स्टाइल है हमारा, हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं खाने को, जिसकी वजह से उसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसका ये होता है कि अगर आप कितनी भी अच्छी खुराक खा लें, जब उसकी ग़िज़ाइयत ही ख़त्म होगी तो वो आपको आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगी। तो हमें अब दूसरा कुकिंग स्टाइल है और तीसरा हाइजीनिक प्रॉब्लम तो है ही, वो मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, वो हमारी रिसर्च भी बताती है। तो मेरा ख़्याल है इसका इसका हल ये होना चाहिए कि हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए और मदर को बहुत स्टार्ट से ही एजुकेट करना चाहिए कि उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें फोर्टिफाइड प्रोडक्ट फ़राहम करने चाहिए। एट लीस्ट मदर की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव होगी। और दूसरी तरफ आई थिंक हमें एजुकेट करना चाहिए खाने के टेम्परेचर के लिए कि टेम्परेचर कितना इम्पोर्टेंट है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं। अगर आप ओवर कुक खाने को कर लेंगे तो आप सारे उसकी ग़िज़ाइयत से महरूम हो जाएँगे। तीसरा हाइजीन के बारे में अपने लोगों को अवेयरनेस देना और उन्हें एजुकेट करना। हम टिकटॉक के दौर में रहते हैं, एजुकेट करना या इन्फॉर्मेशन पहुँचाना आम लोगों तक अब वो प्रॉब्लम नहीं रहा। थैंक यू डॉक्टर साहबा फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो हमें अपने सबसे पहले तो आपने कहा कि बैलेंस होना चाहिए डाइट आपकी, जिसमें तमाम न्यूट्रिशंस हो, माइक्रो न्यूट्रिशंस हो, आपके न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि एक इंसान को उसकी पूरी मुकम्मल तौर पे
सेहत के लिए काम करना पड़ेगा, वो उस पर काम कर सके वो। और दूसरा आपने कहा पकाने का तरीका सही होना चाहिए ताकि उससे ओवर कुक ना हो जाए चीज़ें। फिर हाइजीन तो है ही, आपने कहा हाथ धोना, बाकी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में आई विश कि हम इस पे काम कर भी रहे होंगे और भी करें ताकि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को हम सिक्योर कर सकें। डॉक्टर साहब हम ऐसा करेंगे अब कि 5 मिनट का 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम फिर आते हैं और फिर आपसे इंशाल्लाह बातचीत शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। सो वेलकम बैक डॉक्टर साहबा टू द सेकंड सेशन। और अब हम बात करेंगे, आपने एक इनिशियल डिस्कशन में मुझसे जिक्र किया था कि हमारी ज़मीन हमारे फार्मर्स के लिए सिकुड़ती जा रही है, गेटिंग स्मॉलर। तो जरा उसको एलेबोरेट करें प्लीज कि फार्म लैंड के क्या हालात हैं पैदावार के हिसाब से और माशियत के हवाले से भी। जी, हमारे जो 90 से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, 90% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, वो स्मॉल फार्मर की होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। मसलन जिनके पास 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है। अच्छा, इस सवाल का जवाब हमारी लैंड होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन इसकी इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजूहात क्या है? इसके डिफरेंट बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इसकी मेजर 2 वजूहात हैं, एक तो ये है कि कमर्शियलाइज़ेशन के लिए लैंड ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड जो है, वो सिकुड़ती जा रही है। और दूसरी बड़ी रीज़न इसकी है इनहेरिटेंस, जो विरासत की तक़सीम है हमारे यहाँ। जैसे एक बाप की ज़मीन जब 4 बेटों में डिवाइड हो जाती है और फिर वो जनरेशन में, अगली नस्ल में डिवाइड होती है, तो वो ज़मीन कम और कम होती जा रही है। तो ये 2 बेसिक रीज़न है, मेजर रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फार्मर्स की लैंड होल्डिंग है, एग्रीकल्चर लैंड की, वो कम हो रही है। अच्छा, ये अब कम हो रही हैं, तो ये किस तरह जो हमारे फार्मर्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्पैक्ट कर रही हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर और बिलो पॉवर्टी लाइन पे में फ़ॉल कर रहे हैं। उसकी ये रीज़न है कि जैसे हमारी स्टेपल फूड है गंदम और चावल, और हर फार्मर की पहली प्रेफ़रेंस ये होती है कि अपने घर के लिए साल की गंदम का एक हिस्सा रखा जाए। तो वो एक हिस्सा सबसे पहले अपने घर के लिए निकालते हैं, ताकि वो अपने आप को साल के लिए फूड सिक्योर कर सकें। राइट। फिर जो उनकी बचती है, उसके बाद वो उसको फ़रोख्त करते हैं। तो एक तो पहले ही आपकी जो प्रोड्यूस थी, वो थोड़ी कम रह गई। जब राइट। आपने अब उस प्रोड्यूस को आपने अब मार्केट में लेके जाना है। हम्म। मार्केट में लेके जाना है, हमारे किसानों की जो फार्मर्स हैं, वो स्मॉल हैं, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक अपनी प्रोड्यूस को एक बड़ी मार्केट तक लेके जाएँ। तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है, तो वो फार्म गेट पे ही मिडलमैन को अपनी जो प्रोड्यूस है, वो सेल कर देते हैं। तो जो उसने लेकिन जो प्राइस है, वो फार्म गेट प्राइस और जो मार्केट प्राइस है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और जो वो सारा फ़र्क है, वो मिडलमैन के हिस्से में आता है। इस हम्म। तरह एक तो हमारे फार्मर ने बेचा कम, जब बेचा तो उसे वो दाम भी नहीं मिले जो उसे मार्केट में जाके मिलते। इस तरह उसकी इनकम कम रह गई, और जब हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे ही आप एक क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, आपको अपनी लैंड को रेडी करना पड़ता है सेकंड क्रॉप के लिए। उसे थोड़ा-सा टाइम भी देना होता है और फिर उसे रेडी करना होता है सेकंड क्रॉप के लिए। तो हमारे फार्मर्स के पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो अच्छी क्वालिटी का बीज यूज़ कर सकें। तो वो फिर लो क्वालिटी बीज यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी यील्ड, उनकी प्रोडक्शन भी कम आती है। इस तरह वो एक पॉवर्टी के विशियस साइकिल में सीज़न आफ्टर सीज़न, ईयर आफ्टर ईयर एक पॉवर्टी के विशियस साइकिल के अंदर मूव करते रहते हैं। और मेरा ख़्याल है, क्योंकि ये एक मेजर इश्यू है और ये मैक्रो इश्यू है, इस पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारे किसानों को आसान इक़सात पे कर्ज़े देने चाहिए, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का बीज ले सकें, अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। हमें लैंड की कमर्शियलाइज़ेशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है हमारी कंट्री की। तो वो लैंड अगर कम होती जाएगी, तो हम फूड इनसिक्योर होते जाएँगे, हमारी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो तीसरा ये है कि जो फार्मर्स हैं, उनको सब्सिडाइज़्ड फर्टिलाइज़र और मशीनरी फ़राहम की जाए, ताकि वो कम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकें और अपने आप को इस पॉवर्टी के विशियस साइकिल से निकाल सकें।
चले अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इन मेजर्स को ले और हमारे जो फार्मर्स हैं, जो बैकबोन है इकोनॉमी का, उनको जितनी हमें ज़रूरत अपने फार्मर्स की है, किसी और इदारे की नहीं है, बिकॉज ये फार्मर्स ही आपको कमा के देते हैं, उगा के देते हैं तो आप खाते हैं। ठीक है ना? एज यूजफुल एज आर्म फोर्सेज और हमारे जो दिफा के इदारे हैं, ये भी हमारा एक दिफा का बहुत बड़ा इदारा है। एब्सोल्युटली करेक्ट डॉक्टर साहब। अब आते हैं, अब आप चली गई छोड़ के पाकिस्तान 2 साल के लिए, क्या हुआ, कैसे गई, और फिर आपने डिसाइड किया पीएचडी करने का। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आप बताइए हमें इसके बारे में। मैंने जॉब की 5 साल 2011 से 2016 तक राइट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया इनोवेटिव गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज में, फिर हम मूव कर गए उन्हीं के प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। तो जब मैंने फिर मेरी शादी होगी, मैं दुबई मूव कर गई। मैंने थोड़ा टाइम दिया फैमिली को, और फिर मैं वहाँ पे फारिग भी थी, और मैं कभी फारिग रही नहीं बिल्कुल। अपने हम्म। मास्टर्स के फौरन बाद मैं जॉब जॉब दर जॉब मैं बिजी रही, तो मैं फ्री नहीं बैठ सकी। तो मैंने आइल्स की तैयारी शुरू कर दी और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स देखना शुरू कर दिए। तो मैंने आइल्स कर आई, तो मैं स्कॉलरशिप्स देख रही थी। उन्हीं उसी दौरान मेरे भाई के साथ बात हुई। तो उसका दोस्त पीएचडी कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड से ही। तो उसने उनसे बात की, और फिर इस तरह हमारी कोलैबोरेशन हुई मेरे सुपरवाइजर के साथ भी, और एक स्टूडेंट कंसल्टेंट के साथ। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप मास्टर्स कर लें। यूके और पाकिस्तान का सिस्टम डिफरेंट है, आपकी स्टडीज़ में थोड़ा गैप भी है। इस तरह आपको सिस्टम से निकलने का पता चल जाएगा यूके का स्टडी सिस्टम क्या है। तो पीएचडी तो आपने करनी है, उसकी तो लाइन सारी सेटिंग हो गई है। तो मैंने फिर मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और मैंने डिस्टिंक्शन के साथ मास्टर्स किया, और फिर मेरी पीएचडी स्टार्ट हो गई 2020 में। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ। अभी मैं पीएचडी का 1.5 ईयर ही मेरा कंप्लीट हुआ था। तो मेरी जॉब होगी यूनिवर्सिटी में ही एज अ लेक्चरर, फुल टाइम लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। तो मैं अपनी पीएचडी भी कर रही हूँ और लेक्चरशिप भी कर रही हूँ। तो ये आप पढ़ा जो रही हैं कंप्यूटर साइंस को रही हैं, राइट? हमारा स्कूल है बिजनेस कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज का। लेकिन क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। हर चीज़ एक प्रोजेक्ट है, आपकी राइट। ज़िंदगी एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें हर डिसिप्लिन से लोग आते हैं। लेकिन दिस इज एट द स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, राइट? इंजीनियरिंग स्कूल है ये, हाँ। इंजीनियरिंग स्कूल में आप पढ़ाती हैं, वंडरफुल। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपना क्या सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया अपना पीएचडी का जो आपने थीसिस है या जो स्पेशलाइजेशन है, वो आपने कैसे और क्यों सेलेक्ट की? इस तरह की कि मैंने जब मास्टर्स किया, क्योंकि मेरा पीएचडी का ऑलरेडी डिसाइडेड था। टॉपिक के ऊपर मैं सर्च कर रही थी, कंफ्यूज भी थी क्या टॉपिक मैं रखूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। तो मैंने अपने मास्टर से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जो हमारा थर्ड टर्म थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मास्टर्स की, वो डेजिटेशन ही था, तो मुझे डेजिटेशन लिखना था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो एक टॉपिक सेलेक्ट किया। टॉपिक किस तरह सेलेक्ट किया, इस तरह सेलेक्ट किया कि मैंने देखा कि पहले तो मैंने सोचा मैंने जो भी काम करना है उसको लिंक करना है अपने पीछे अपनी बेसिक के साथ, एग्रीकल्चर के साथ। क्योंकि मेरी 6 इयर्स की स्टडीज हैं, फिर उसके बाद मेरी 5-6 साल की जॉब वहाँ उसी के ऊपर है। तो वो सारी एक चेन बन जाएगी जो मुझे लिंक करेगी मेरे पीएचडी के साथ। और फिर वो मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज भी है, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स को मैं जानती भी हूँ और उनको और आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, सोल्यूशन दे सकती हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ। तो उसके मैं उसको पढ़ रही थी, उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी कि अच्छा मेरे से रिलेटेड जो इंटरनेट इम्पैक्ट फैक्टर, जिनके हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, उनके अंदर कौन सी रिसर्च ज़्यादा किस टॉपिक पे हो रही है। तो उससे बज़वर्ड मैंने निकाला। बज़वर्ड आप देखते हैं आपसे रिलेटेड फील्ड के अंदर किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा रिसर्च हो रही है, वो वहाँ से कीवर्ड्स आप निकालते हैं। बज़वर्ड उनको उनको कहते हैं। वहाँ से सर्कुलर इकोनॉमी एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। सर्कुलर इकोनॉमी इस तरह है कि ये कॉन्सेप्ट तो नया नहीं है। 2013 में एलन मैकार्थर फाउंडेशन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इससे पहले ये एज अ बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री मीन्स आप नेचर को मिमिक करते हैं, जो नेचर में हो रहा है उसको मिमिक करके अपनी टेक्निकल साइड पे यूज करते हैं। नेचर को मिमिक करते हैं। बायोमिमिक्री हो गई रिवर्स लॉजिस्टिक, जिसमें आप रिवर्स
करके चीज़ें रिवर्स लॉजिस्टिक के थ्रू वापस लेकर आते हैं। तो उन्हीं की बेस पे ये कॉन्सेप्ट था सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में ये कि जैसे हमारा एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी वे है, हम कोई चीज़ लेते हैं रॉ मटेरियल अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ से या रिसोर्सेज़ से रॉ मटेरियल लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और फिर उसके बाद कंज़्यूमर उसे यूज़ करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। वो है वेस्ट। वेस्ट ही बुनियादी वजह है हमारी ये जो क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग इन सब की एक बड़ी वजह वेस्ट है। जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम फेंक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तरफ से अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ करते जाते हैं जा रहे हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज़ नहीं है। दूसरी साइड पे हम वेस्ट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो एक तरफ हम ख़त्म करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम पाइल अप करते जा रहे हैं वेस्ट, जो कि पॉल्यूशन का बायस बन रहा है, क्लाइमेट चेंज का और इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज़ की एमिशन का बड़ी वजूहात एक वेस्ट है। तो उसकी बेस के ऊपर सर्कुलर इकोनॉमी का कांसेप्ट दिया गया कि ये एक न्यू पैराडाइम है सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने का। किस तरह? सस्टेनेबिलिटी ये है कि हमारी जो हमें ग्रो भी करना है इकोनॉमिकली, हमें डेवलप भी करना है, ग्रो भी करना है, लेकिन हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ को अगली जनरेशन के लिए सेव भी रखना है। सस्टेन रहना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस प्लैनेट ऑफ अर्थ पे। तो सर्कुलर इकोनॉमी से ये होगा, एक तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल कम यूज़ करेंगे। ये इस तरह वर्क करेगी, हम प्रोडक्ट बनाएँगे, पहले तो प्रोड्यूस करेंगे, मेक, प्रोड्यूस और यूज़ के बाद हम उसको डिस्पोज़ नहीं करेंगे, वापस इकोनॉमी में लेकर आएँगे। जो वेस्ट होगा उसको ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जो एक प्रोडक्ट का वेस्ट होगा, वो अगली प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बन जाएगा। इस तरह ये सर्कल में लूप्स के अंदर एज़ मच एज़ पॉसिबल कि उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट ना हो, वो प्रोडक्ट एक घूमती रहेगी। इस तरह हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ट्रेन करेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हमारा वेस्ट रिड्यूस होगा। तो ये इस कांसेप्ट के ऊपर सर्कुलर इकोनॉमी का कांसेप्ट है और ये हर किस्म की प्रोडक्ट के ऊपर इसका इतलाक होता है। तो दूसरा ये कि फिर इसकी जब एलन मैकआर्थर फाउंडेशन ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन फ्राहम की, उसके अंदर इसको एक बटरफ्लाई डायग्राम की शक्ल में दिखाया गया, जिसमें एक तरफ पे नेचुरल साइकिल है, एक तरफ पे टेक्निकल साइकिल है। नेचुरल साइकिल में तो आपको बायोस्फीयर के अंदर उस प्रोडक्ट को वापस लेकर आना है। टेक्निकल साइकिल में आपको लूप्स के ज़रिए चीज़ें लूप्स के अंदर मूव करती हैं। आप रिसाइकिल करके लेकर वापस आते हैं, आप रिफर्बिश करके लेकर आते हैं, आप रीमैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डिफरेंट लूप्स के ज़रिए आप उस प्रोडक्ट को वापस लेकर आते हैं और फिर इस तरह वो प्रोडक्ट यूज़ होती रहती है। अच्छा, ये कांसेप्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग था और बेसिकली सस्टेनेबिलिटी को ये क्योंकि के साथ लिंक था और सस्टेनेबिलिटी जो टॉपिक है हर रिसर्च के एंड पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है आप रिसर्च में किस तरह ये आपका टॉपिक, आपकी रिसर्च लिंक है सस्टेनेबिलिटी से। सो पहले तो ये हो गया, फिर उसके बाद मुझे हुआ कि मुझे इसको लिंक करना है अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर, अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर और फिर फूड सप्लाई चेन के ऊपर मैंने इसको लिंक किया। किस तरह फूड सप्लाई चेन मेरे ज़हन में आई? इस तरह के जब मैं आई 2019 में यहाँ पे जनवरी में, दिसंबर में कोविड आ गया, तो सारी आपकी सप्लाई चेन्स बंद हो गई। लेकिन एक सप्लाई चेन नहीं बंद हुई और वो है फूड, जिसके ऊपर ह्यूमन स्पीशी का एक्जिस्टेंस है। तो आप फूड सप्लाई चेन को नहीं रोक सकते। तो इस तरह ये आइडिया मेरे ज़हन में आया, फूड क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, फूड सप्लाई चेन मुझे कोविड से कॉन्सेप्ट आया, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर मैंने रिसर्च की, इस तरह मैंने अपना टॉपिक चूज़ किया। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। इससे बच्चों को बड़ी हिदायत मिल रही होगी कि किसी भी चीज में स्पेशलाइज करने के लिए रिसर्च सबसे पहली चीज है। आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई, फिर रिसर्च करें, उसके जवाब निकालें। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने 6-7 साल नहीं बल्कि ज्यादा सा पूरा किंडरगार्टन से लेके एमएस तक पाकिस्तान में किया और अब आप 3 साल 3.5 साल से स्कॉटलैंड में पढ़ रही हैं। क्या फर्क लगता है आपको दोनों एजुकेशन सिस्टम में? अच्छा, एक बड़ा वाज़िया फ़र्क था पाकिस्तान के और यूके के एजुकेशन सिस्टम में और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है, यूके में पढ़ना थोड़ा आसान लगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। राइट। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही टर्म के अंदर हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे, ओवरबर्डन होते थे। हमारा सिर्फ़ फ़ोकस ये होता था हमने पास होना है और अच्छा ग्रेड लेना है। हम ग्रेड के लिए पढ़ते थे, कभी सीखने के लिए हमने नहीं पढ़ा।
तो ये हमारा माइंड था हमेशा से कि अच्छे ग्रेड्स चाहिए। लेकिन हमने कभी हमें टाइम नहीं दिया गया कि हमें सेल्फ रीडिंग और सेल्फ लर्निंग का कांसेप्ट नहीं है, हमें टाइम भी नहीं दिया गया, ओवरबर्डन थे। इसमें स्टूडेंट का भी नहीं कसूर, क्योंकि आपको आपने उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन बर्डन डाल डाल रहा दिया है। कि या उनके पास टाइम नहीं मिला इससे डेविएट करने का। यहाँ पे आके ये हुआ कि हमारे पास एक प्रॉपर वीक गाइडेड लर्निंग का वो देते हैं। एक लेक्चर्स के साथ-साथ एक ट्यूटोरियल एक्टिविटी होती है, लेक्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है उसके रिलेटेड ट्यूटोरियल एक्टिविटी होती है, उसमें आप सीखते हैं, कांसेप्ट क्लियर करते हैं, जो भी टॉपिक था उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज करते हैं। जिससे ना सिर्फ आपका आपने जो पढ़ा वो रिवाइज हो जाता है, उससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आपको सेल्फ लर्निंग के लिए टाइम दिया जाता है और फिर असेसमेंट दी जाती है जिसमें आपने खुद उसके ऊपर रिसर्च करके उसको लिखना होता है। ओपन बुक टेस्ट होते हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके अंदर आप बुक भी ओपन रखें, इंटरनेट भी ओपन रखें, लेकिन एग्ज़ाम वो होते हैं तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर होते हैं, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं थी। दूसरा मैंने ये किया कि मैंने जब यहाँ पे आई तो मैंने लर्निंग के लिए पढ़ना शुरू किया। मैंने ग्रेड्स की दौड़ में लगना छोड़ दिया। राइट। मैंने मैंने ये भी किया कि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर सीखने थे या कुछ मुझे सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए थी, तो मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस इस तरह ली कि मैंने जाके जिस क्लास में मैंने देखा कौन-कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अच्छा, ये मेरे से रिलेटेड है, तो मैं उनसे गई, मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी क्लास में बैठ जाऊँ, मैं ये सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बैठ जाएँ। इस तरह मैंने डिफरेंट चीज़ें भी सीखी। मतलब एक तो जो हमारी क्लास से रिलेटेड मेरी उससे रिलेटेड थी, लेकिन जो मुझे लगा कि मुझे एक्स्ट्रा सीखना है, तो मैं उस क्लास में जाके मैंने उसको सीखा। तो मैंने सीखने के लिए पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने जब अपना मास्टर्स किया, तो वो फिर मैंने डिस्टिंक्शन के साथ किया। वंडरफुल, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजीज, बिकॉज अब आप स्कूल इंजीनियरिंग के साथ आईटी के साथ भी हैं, तो वहाँ पे रहने के बाद आपको टेक्नोलॉजीज का क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है ग्लोबल और हमारे पाकिस्तानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर? अम, ये भी अच्छा, जब मैं अपनी भी रिसर्च कर रही थी तो मैंने टेक्नोलॉजी का फैक्टर ऐड किया, क्योंकि हम रहे ही टेक्नोलॉजी एरिया में रहे हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 से पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड, अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर उसकी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोटिक्स, 3D, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और अब हम तकरीबन एज पे हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हम मूव कर रहे हैं फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जिसमें 5G 6G की बात होगी। तो टेक्नोलॉजी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, और फिर मैंने एक अपना वेरिएबल चूज़ कर लिया, सर्कुलर इकोनॉमी। तो फिर मैंने देखा सर्कुलर फूड सप्लाई चेन को कौन-सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इस फ़ील्ड में इस्तेमाल हो सकती है और हेल्पफुल होगी। मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए फिर रिसर्च की, इसके ऊपर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ देखी, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी इससे लिंक होके यूज़ हो रही हैं। बेसिकली क्योंकि मैंने सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन मैंने देखा क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी में हमें एंड टू एंड विजिबिलिटी चाहिए होती है। इसमें हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर पर्टिकुलरली आप फूड की बात करें, तो यूके में फूड डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रहा होता है। तो ये ग्लोबल फूड सप्लाई चेन्स हैं, जिनके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू दिस अदर सप्लाई चेन। सबसे कॉम्प्लिकेटेड फूड सप्लाई चेन है, क्योंकि जो फूड है वो पेरिशेबल होती है, इसकी शेल्फ लाइफ होती है, सेफ्टी के इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको ज़्यादा देर तक आप स्टोरेज में नहीं रख सकते। तो ये जब दूसरी कंट्री से भी आ रही होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, तो उसके लिए कौन-सी, और फिर जो हमारे आजकल कंज़्यूमर्स हैं, सबसे एंड पे तो ये है कि सबसे बल्कि पहले जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप कंज़्यूमर का देखते हैं, आपका कंज़्यूमर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, जिसको आपने बेचनी है, जिससे आपका बिज़नेस जनरेट होना है। तो कंज़्यूमर हमारे कॉन्शियस होते जा रहे हैं अब। डेवलप्ड नेशन में तो बहुत ज़्यादा वो इसकी सेफ्टी, क्वालिटी और इसके ऊपर कितना पेस्टिसाइड यूज़ हुआ है, कितनी इसके अंदर फर्टिलाइज़र किस तरह का यूज़ हुआ है, कहाँ-कहाँ से ये होकर है, इसके बारे में थोड़े कॉन्शियस हैं। ऑर्गेनिक फूड की तरफ भी काफ़ी रुझान लोगों का बढ़ गया है। तो उसके लिए हमें एंड टू एंड विज़िबिलिटी चाहिए होती है, कहाँ-कहाँ से ये होके आ रही है। फिर जब सर्कुलर इकोनॉमी हमें वापस लेकर आना है, तो हमें उस चीज़ को वापस लेने के लिए ट्रेसेबल होनी चाहिए
फ्रॉम राइट प्रोडक्शन से लेके एंड कंज्यूमर तक, क्योंकि हमने इसे वापस इकोनॉमी में लेकर आना है। ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपके डिफरेंट कंट्रीज ज़्यादा स्टेक होल्डर्स और कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो डेटा इश्यूज बड़े आते हैं, डेटा सिक्योरिटी के इशू आते हैं, कोलेबोरेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो इनके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ा था। पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज अ क्रिप्टो के लिए ही ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और बहुत सारे यूज़ हैं जिसमें डेटा सिक्योरिटी, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन और ट्रेसेबिलिटी, ये मेजर चीज़ें, ये मेजर इसके जो है जो आपको ये फ्राहम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ब्लॉक्स के अंदर, एक चेन, ब्लॉक्स की चेन के अंदर सेव होती रहती है। जैसे ही नया ब्लॉक बनता है, पिछले सारे ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, तो इसको टेम्पर करना आसान नहीं होता। टेम्पर करने के लिए, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसको अगर टेम्पर करना हो तो आसानी से टेम्पर नहीं हो सकता, आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। तो ये डेटा सिक्योरिटी फ्राहम करती है, ट्रेसेबिलिटी फ्राहम करती है। इस तरह मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देख रही हूँ फूड सर्कुलर फूड सप्लाई चेन्स के अंदर। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी उसके लिए यूज हो सकती है। अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तान के सिनेरियो में देखा जाए, सर्कुलर इकोनॉमी इटसेल्फ एक इतना बड़ा कंसेप्ट है कि ये एक पूरी पूरी रिवर्स इंडस्ट्री जनरेट कर देगा एक रेगुलर इंडस्ट्री के अगेंस्ट, जहाँ पे एक तो प्रोडक्शन के अंदर सारी जा रही है और फिर आप वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ा इंडस्ट्री बूस्ट लेकर आ सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। हमारी जो इतनी यूथ है और जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती हैं। दूसरा, अगर हम आ जाए टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एग्रीकल्चर साइड पे सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जैसे पहले, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर एज अ माइनर भी पढ़ी है, मैंने सॉइल केमिस्ट्री भी पढ़ी है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्ट्स एज अ माइनर पढ़े हैं। तो मैंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते भी देखे हैं यूनिवर्सिटी में। सेंसर लगे होते थे डिफरेंट किस्म के आपकी सॉइल की मॉइस्चर को, कंटेंट को मेजर करने के लिए, और फिर आप आके लैब में उसको टेस्ट करते थे। लेकिन सैटेलाइट इमेज की की मदद से आप फील्ड में जाए बगैर उनको अपनी क्रॉप को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको डिफरेंट पहलुओं से उनके ऊपर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर का, न्यूट्रिएंट लेवल का, ओवरऑल प्लांट हेल्थ का, पेस्टिसाइड्स का, इन सब का डेटा फील्ड में जाए बगैर सैटेलाइट की मदद, इमेज की मदद से आप हासिल कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में स्पार्क को, जो नेशनल स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की, वो सैटेलाइट इमेजरी को यूज़ कर रही है क्रॉप स्टैटिस्टिक के लिए, बट कंट्री लेवल पे। लेकिन इसका इस्तेमाल हम आम फार्मर के पास दे के इसको बड़े पैमाने पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। ये सेंसर्स हैं, ये चिप्स हैं, सेंसर्स हैं जिसको आप टैग कर सकते हैं अपनी हार्वेस्ट के साथ, पैकेजिंग के साथ, लाइफ स्टॉक के साथ, उनकी ट्रेसेबिलिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, अपने एग्रीकल्चर एसेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ फील्ड मैपिंग कर सकते हैं, इससे फील्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर फील्ड बाउंड्रीज देख सकते हैं, रोड्स कंडीशन देख सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम देख सकते हैं, वीड्स और डिजीज अफेक्टेड एरियाज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको आप बड़े पैमाने पे उसका यूज़ करके देख सकते हैं। और रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया इंटरनेट ऑफ थिंग का, जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशली, जैसे मैंने बताया था कि हमारे फार्मर को फार्म गेट प्राइस मिलती है और ज़्यादा उसका हिस्सा मिडलमैन के हिस्से में ले जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि मार्केट जो प्राइसेस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग के ज़रिए रेगुलेट भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने आम फार्मर को। हर एक के पास मोबाइल है, टिकटॉक है। अब ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं कि फार्मर को इन्फॉर्मेशन दें कि बड़ी मार्केट की प्राइसेस क्या है, जिससे फार्मर की फार्म गेट प्राइसेस की आई थिंक नेगोशिएशन पावर बढ़ेगी मिडलमैन के साथ। अगर आप मिडलमैन को एलिमिनेट ना भी करें तो फार्मर एक अच्छी पोजीशन में होगा उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए, ताकि उसे इस पॉवर्टी के विशियस साइकिल से निकाला जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिकॉज मिडिल मैन तो हर जगह होते हैं, ब्रोकर्स कहलाते हैं, दुनिया भर में हैं, उनकी आपको जरूरत रहती है। लेकिन जब आप अनचेक छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ अमेरिका में अगर आप सारे रडार हटा लें तो इतने गाड़ियों के एक्सीडेंट होंगे, कोई नहीं बचेगा। तो आपको कंट्रोल रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को होना ही नहीं, उसका इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छी आपने बातें की डॉक्टर साहब। चलते चलते अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं उनकी वजह से
इकोनॉमी की वजह से हमारी यूथ बड़ी डिसएडवेंटाइज्ड है, और ख़ासतौर पे बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं जो एजुकेटेड हैं, डिग्रीज उनके पास हैं, बट दे कांट फाइंड जॉब्स। सो आप एज अ रिसर्चर, एज एन एनालिस्ट बताइए, क्या आप मशवरा देंगी कि किस तरह से बच्चे अपने आप को बरोजगार लेके आए, काम करें? जी, ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। हमारी यूथ की आबादी ज़्यादा है और यंगस्टर्स और सारे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं इस चीज़ को 2 फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करती हूँ, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे लोग मुझे कहते हैं आप लकी हैं बहुत, आई फील माई सेल्फ लकी अल्हम्दुलिल्लाह, और पेरेंट्स की दुआएँ हैं, ये 2 चीज़ें एक्सटर्नल हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन जो आपके इख्तियार में है वो है मेहनत। मेहनत अल्लाह ने हर एक के इख्तियार में दी है। आपने मेहनत करनी है अपनी फ़ील्ड के अंदर। जब आप भी ग्रेड के लिए पढ़ना छोड़ दें, लर्निंग के लिए पढ़ना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएँगे, आपका आपका जो नॉलेज है वो बोलेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड देखें, जब आपने इंडस्ट्री में जाना है, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कौन-सी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके क्या प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम से फ़ेस कर रही हैं, और फिर आप उनसे रिलेटेड यूनिक सॉल्यूशंस उन्हें ऑफ़र करें। अगर आप उन्हें यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ़र करेंगे, तो ना सिर्फ़ पाकिस्तान की इंडस्ट्री कंपनीज़, बल्कि इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी आपको अप्रोच करेंगी, अगर आपके सॉल्यूशन डिफरेंट और यूनिक होंगे। तो मेरा तो यही है पैगाम। एक्सीलेंट एडवाइस डॉक्टर साहबा, आपने बेहतरीन एडवाइस दी बच्चों को कि पहले तो अपने जो एरियाज हैं जिसमें तुमने पढ़ा है, डिग्री ली है, उसको 6 महीने लगाओ, मेहनत करो, मजबूत करो, और उसके बाद जिस इंडस्ट्रीज में काम करना है उसके बारे में जाके अपनी रिसर्च करो, उनके लिए बाकायदा रिसर्च करके उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करो और फिर उसका सोल्यूशन बनाओ। अच्छे बुरे की फिक्र ना करो, मेहनत करो, सोल्यूशन बना के भेजो। दे मे नॉट यूज इट, बट दे विल अंडरस्टैंड यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट, एंड दे माइट थिंक ऑफ यू फॉर अ यूज के वो तुम्हें अपने पास बुलाएं और एम्प्लॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक ग्रेट इंटरव्यू। आई थिंक हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ये बड़ा अच्छा एक लेसन है, सबक है। मैं खास तौर पे आपकी वालदा को सलाम करना चाहूंगा, जिन्होंने आप जैसी बेटियां माशाल्लाह तरबियत दी, पढ़ाया लिखाया और आपके ऊपर इतना भरोसा किया कि आपको यहाँ तक भेजा है, आप यहाँ तक आ गई हैं आज। तो सल्यूट टू योर मदर, योर टीचर्स, एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इंशाल्लाह जब तक मिले आपसे, खुदा हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।